चर्चा कर रहे हैं कि बाजार में जो तेजी देखने को मिल रही है वो कितनी टिकाऊ है, क्या बाजार के लिए अब सारे टेंशन दूर हो गए। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं फिर से संजय सर आपसे कि ये चूँकि मई का महीना था तो मुझे किसी ने बताया, चूँकि मार्केट को तो बहुत लंबे समय से मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन अब मुझे लोगों ने बताया कि मार्केट में बड़ी अच्छी कहावत है कि सेल इन में गो अवे। तो वो वाला फॉर्मूला अब वो आजकल के इन्वेस्टर ट्रेडर लागू करते हैं कि नहीं करते हैं कि मई में का महीना है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है? लक्ष्मण जी की बहुत इस तरह के जो बिलीफ्स हैं वो स्टेटिस्टिकल डेटा पर आधारित है। अगर आप पिछले 10 साल का या 15 साल का मार्केट का डेटा निकालेंगे तो और ट्रेंड देखेंगे तो ऐसा अधिकांश सालों में हुआ है कि अगर आपने मई में बेच दिया है और बाद में दिसंबर में आके खरीदे हैं तो आपको फायदा हुआ है। हाँ। लेकिन इसको अच्छा। आप एकदम सिंपल स्टेटिस्टिकल बेसिस पर नहीं ले सकते, क्योंकि जो इवेंट्स हैं हाँ, वो उनका इम्पैक्ट बाजार पर काफी ज्यादा रहता है। बाजार में पड़ता हम है। खुद डिस्कस कर हाँ। रहे हैं कि आज के माहौल में प्राइसेस वीक हैं क्योंकि माहौल नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से शायद ये माहौल एक्यूमुलेट करने का माहौल है, ना कि बेच के नवंबर दिसंबर में। तब तक ये ट्रम्प साहब के 90 दिन की पॉज खत्म हो जाएगी, टैरिफ का मसला सेटल हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो टेंशन है शायद उस समय तक कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी कंपनीज की क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस है, अगर आपने आईएमएफ का डेटा देखा है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 6.5% से ग्रो करने वाली है। हमारा ग्रोथ रेट तो चाइना से भी ज्यादा है। तो इस माहौल में जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अगर आने लगेंगे अच्छे, तो फिर आपको ये प्राइसेस शायद दोबारा ना मिले। तो इस वीकनेस का तो दोबारा हमारे ना ख्याल से मिले। फायदा उठाना चाहिए। हाँ, सुदीप सर, तो मई का महीना है, ये मान के बेचिए नहीं, टिके रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है कि वो देखिए, वो एक जमाने में था जब मई में समर वेकेशन हुआ करता था, लोग निकलते थे। वो जमाना अभी नहीं है। अभी तो 24/7 पीपल कनेक्टेड रहते हैं, लोग कनेक्टेड रहते हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। कितने तरह के ट्रेडर्स आ गए हैं, कितने तरह के इन्वेस्टर्स आ गए हैं। वो ना ख्याल आप हम लोगों को भूलना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी अगर आता है तो पैसा जरूर आएगा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। और ऐसा कोई मई में बेचना है, सेल इन में एंड गो अवे, वो चल नहीं है अभी। मैं ये बताना चाहूंगा कि एफआईआईज की तरफ से, एफपीआईज की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इंडिया को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो देख रहे हैं। और जितना वोलेटिलिटी वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब पर्टिकुलरली यूएस में हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा इंडिया को मिल सकता है, प्रोवाइडेड वी गेट आवर इंटरनल्स राइट। तो उसका मतलब अपना डिमांड वापस आता है, अपना यहाँ मॉनसून ठीक ठाक होता है और इंडिया पाकिस्तान का जो जो प्रॉब्लम, ये मसला हल होता है। ये अगर होता है तो इंडिया में ग्रोथ जरूर रहेगा और इंडिया में एफआईआईज का निवेश भी आएगा। डोमेस्टिक जो 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 फंड फ्लो है, डोमेस्टिक निवेशक जो निवेश कर रहे हैं वो तो तगड़ा है ही। इसके साथ साथ एफआईआई का पैसा आना चालू हो गया तो मार्केट तो बिल्कुल ऊपर जाएगा। मार्केट तो बिल्कुल ऊपर जाएगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, ये आपको देखता हूं तो मुझे हमेशा मन करता है चर्चा, एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगा, वो है मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर के। जब स्मॉल कैप मिड कैप की बड़ी पिटाई हो रही थी तो एक मात्र अभिषेक जी थे जो कहते थे कि इसको लेकर बड़ा बुलिश रहा करते थे। अभी का क्या माहौल है अभिषेक जी? लक्ष्मण जी, परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है मेरे हिसाब से। बाउंस बैक के अंदर में जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया था कि जब बाउंस बैक आएगा मार्केट में तो हम मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर में सबसे ज्यादा तेजी देखेंगे। मेरे हिसाब से वो तो प्ले भी हुआ है और अभी भी काफी स्पेस है आगे जाने के लिए। बिकॉज क्या है कि ऐसा होता नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा हो तो सारे स्टॉक्स एक साथ चले जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो कुछ थोड़े आगे, कुछ थोड़े पीछे, कहीं कहीं कोई वेट गेम होता है कि या तो कोई ऑर्डर बुक मिले या फिर कोई रिजल्ट देखे। तो इस तरह का है। मुझे लग रहा है कि वहां पे स्पेस बनेगा इन्वेस्टमेंट करने का और मुझे कहीं खराबी नहीं दिख रही है इन टर्म्स ऑफ की कोई ऐसा प्रेफरेंस हो। और ये मे वाली जो बात कर रहे हैं, अगर ट्रेडर हैं आप तो डेटा और डेटा इज माय फ्रेंड, सो ट्रेड इज माय फ्रेंड, सो मैं इसको इग्नोर तो नहीं करूंगा। बट अगर आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो फिर क्या ही आपको फर्क पड़ता है, आप सोचेंगे भाई और पैसे लगा देंगे, वैसे भी हमें लंबा होल्ड करना है। सो सब्जेक्टिविटी है। बट हाँ, ये है कि कोई रीजन से ही होता होगा तभी इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है, तो पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। तो अभिषेक साहब अभी थोड़े बहुत इस पर, इस कहावत पे यकीन करते हैं। फिरोज अजीज साहब, दो सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं मैं। एक तो जो हम लोग मई के महीने को बिकवाली का महीना मानते थे वो, और दूसरा
ये जो स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर आपके भी आर्टिकल मैंने पढ़े थे, क्या व्यूज रखते हैं आज की तारीख में आप? लक्ष्मण सर, पहले तो मई का जो महीना बेचने वाला है, खरीदने वाला है, आई थिंक आप ये एक्सेल शीट में डाल के देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपकी टैक्स कॉस्ट कितनी है। पहले जब आप 15 साल का डेटा देखते हैं तो 2004 से जीरो टैक्सेशन थी 2018 तक, फिर 2018 के बाद भी ग्रैंडफादरिंग मिली आपको। तो अगर आप बेचेंगे खरीदेंगे, आपको ये सेस और सरचार्ज ऐड करके 14.94% की टैक्स लगती है। तो आप ये बेच के खरीदने जाएंगे तो आप ये एज्यूम क्यों कर रहे हैं कि आपको मिनिमम, आप पहले दिन ही आउट ऑफ पॉकेट है, तो आपको वापस आपके पास अगर समझो कि 50% की गेन आई है तो आपको एटलीस्ट टोटल कैश फ्लो में 7% देना पड़ेगा, 6 रुपए 7 रुपए देने पड़ेंगे। सो पॉइंट वन, ये खरीदने बेचने का काम अगर आप करेंगे तो आप दूसरी कहावत भी देखेंगे कि लोग पहले हमेशा ये कहते थे यार एफआईआई दिसंबर में गायब हो जाता है क्योंकि उनकी तो ईयर एंड ये है। तो अगर मैं दिसंबर मई में खरीदूंगा, वो भी नीचे वाला महीना है, दिसंबर में खरीदने जाऊंगा, वापस एफआईआई छुट्टी पे चला गया तो पॉइंट ये है कि आप कौन से पैसे या कौन सी बनत है आपकी, आपकी डीएनए क्या है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बेशक ये सब देखें, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 5-10% का उछाल और गिरावट नहीं देख सकते तो आप प्लीज एफडी में चले जाएं। ये हम हमेशा क्लाइंट से कहते हैं, 5-10% के लिए अगर आप आग बबूला हो जाते हैं, मार्केट से गुस्सा हो जाते हैं, तो आपकी नाराजगी जायज ही नहीं है। सो आई पर्सनली थिंक 22,000 थे लास्ट शो पे, आज 24,300 पे है, वापस 23,000 दिखा सकती है, बट दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट वॉलेटिलिटीज। हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, आप देखिए पूरे साल निफ्टी ने गुजार दिए 4,000 पॉइंट में। लास्ट ईयर का लोवेस्ट लेवल था 21,885 क्लोजिंग पे और सबसे हाईएस्ट लेवल था 26,213। ये था टोटल 4,000 पॉइंट का रेंज। इतना तो नैस्डैक ने एक दिन में झुला दिया था आपको उस दिन मंडे को। तो इससे कम वॉलेटिलिटी की उम्मीद अगर आप करते हैं इक्विटी मार्केट से, मेरे हिसाब से वाजबी नहीं है। सो आई वुड नॉट सेल एंड बाय। बिल्कुल, अब जमे रही यहाँ पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता। बड़ा अच्छा कहा कि आप 5-6% नहीं झेल सकते हैं तो फिर रहने का मतलब नहीं बनता। आप एफडी में निवेश कर लीजिए, वहाँ आपको गिरेगा नहीं, एक लिमिट रिटर्न मिलता रहेगा। चूँकि शो के आखिरी पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं, तो एक बात जो हर किसी से पूछता हूँ, जो हर कोई हमसे पूछता है सड़क चलते हुए, गली मोहल्ले में या फिर गलियारों में जब घूमता हूँ कहीं पर, कि भाई अभी मार्केट में क्या करना चाहिए हमें, तो यही सवाल लेकर आप सभी के पास आऊँगा। संजय सिन्हा सर, आपके पास आपके क्लाइंट आते हैं तो आजकल कहाँ उनको पैसा लगाने का सुझाव देते हैं आप? देखिए, अगर जैसा कि बाकी हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि अगर आप इक्विटी मार्केट में अगर आप कुछ सप्ताह और महीने के लिए आ रहे हैं तो आप ना आए तो बेटर है। और अगर हाँ, और आपको इक्विटी तब खरीदना चाहिए ना जब इक्विटी आपको सस्ता मिले। तो इतने अच्छे रैली के बाद जिस तरह का करेक्शन हमने वर्ष 2025 में देखा है, वो तो हमारे लिए अवसर प्रदान कर रहा है। तो अगर मेरी 3 साल की व्यू है तो मेरे लिए तो ये एक अवसर है अक्यूमुलेट करने का, और मेरे ख्याल से ये अवसर को हमें जाया नहीं करना चाहिए। कहाँ पे? संजय सिन्हा सर, आप ही से पूछ रहा हूँ, ये अवसर है तो अवसर कहाँ लगाएं? सॉरी, मैंने सुना नहीं। हाँ, तो देखिए, आज के माहौल में जो डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स हैं उनमें सेफ्टी ज्यादा है। और जिस तरह भारत में अगर आप देख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सेक्टर्स, लार्ज टिकट डोमेस्टिक कंजम्पशन के जो सेक्टर्स हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इनको कहा जा सकता है, उन सेक्टर्स में मुझे ज्यादा सेफ्टी दिख रहा है रिटर्न्स के कंपैरिजन में। और अगर आप कॉन्ट्रिब्यूशन कॉल लेना चाहते हैं और मानते हैं कि अगर इतने 2 दशक में आईटी सेक्टर ने हर एडवर्सिटी में अपना बिजनेस मॉडल को ढाला है और उसका फायदा उठाया है, तो आज आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी कैश फ्लोज जो हैं वो और किसी भी सेक्टर से कहीं सुपीरियर हैं। तो कॉन्ट्रिब्यूशन कॉल अगर आपको लेना है तो शायद आप आईटी सेक्टर में ले सकते हैं। आईटी सेक्टर। सुदीप सर, आपका पसंदीदा सेक्टर इन दिनों क्या चल रहा है? देखिए, संजय जी के साथ मैं सहमत हूँ। जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है जिन पे ये टैरिफ के जो टर्मोइल चल रहा है इसका कोई असर नहीं आएगा, ग्लोबल जो असर नहीं आएगा, ऐसे सेक्टर में निवेश करना चाहिए। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 2-3 साल के लिए निवेश करने का। तो देखिए, सीमेंट ऐसा सेक्टर एक है जहां पे मुझे लगता है कि क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूर तक हो नहीं सकता है, तो इसमें तो ग्लोबल मार्केट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और
डोमेस्टिक मार्केट में जबरदस्त डिमांड सीमेंट का आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है, 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल में होगा, और इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, जिसमें सीमेंट की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ प्राइवेट कैपेक्स भी हो रहा है, रियल एस्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, तो सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है और प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज के पास आएगा। तो दिग्गज जो सीमेंट कंपनीज है वहां पे जरूर निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। दूसरा, मैंने अभी बोला कि इतना बड़ा कैपेक्स सरकार की तरफ से हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनीज है, पर्टिकुलरली जो दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनीज है देश में, वहां पे भी वैल्यूएशन अभी तक अट्रैक्टिव है, वहां पे निवेश किया जा सकता है। तीसरा मैं कहूंगा पावर, एक ऐसा एक अपट्रेंड पावर सेक्टर में इंडिया में देखने को मिला है, एक सेकुलर ग्रोथ स्टोरी पावर में बन रहा है, और हम लोगों को लग रहा है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, जिसका असर पावर सेक्टर के सारे पार्टिसिपेंट्स को, एंटायर इकोसिस्टम को मिलेगा। और इसीलिए पावर सेक्टर के जो दिग्गज कंपनी है, वो जनरेशन में हो या फाइनेंसिंग में हो या अच्छे टी में हो, वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए और लंबी अवधि के लिए वहां पे भी खरीदारी करनी चाहिए। मजे की बात है, ये तीनों सेक्टर के साथ ग्लोबल हेडविंड्स का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें कितना भी ड्यूटी लगा दें ट्रम्प साहब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी कोई टेंशन ना एक्सपोर्ट होना ना इंपोर्ट होना, जो करना है खुद बनाइए, खुद यहाँ पर इस्तेमाल करें। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं आजकल? नया सेक्टर देते हैं, डिस्कशन में नहीं आता है, वो हमें देखना चाहिए टेक्सटाइल। बांग्लादेश में इशू चल रहा है, चाइना में ड्यूटी लग गई है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, एंड एफटीए जो कॉस्ट काफी समय से चल रहा है, बट वो रियलिटी होनी है, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके तहत अगर हम देखें तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, जो मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारे पैनलिस्ट थे कि डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को आपको देखना चाहिए, जहां पे एटलीस्ट आप इस तरह के ग्लोबल अनसर्टेनिटी से जूझ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल कंपनियां भी आपको मिलेगी जो इंडिया फोकस्ड है, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, लेट्स से कि कोई कंपनी जिसकी शोरूम है, या फिर उन्होंने बड़े बड़े लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स बना रखे हैं, या फिर ब्रांड प्ले हो गया। सो ये एक सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक पिटा हुआ भी है, और काफी अपसाइड यहाँ पे मुझे लगता है देखना चाहिए। जो फेवर में नहीं होता उसे ही देखना चाहिए, क्योंकि वही पैसे बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ये बड़ा रिस्की मामला है, जो फेवर में नहीं होता उसी को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पैसे बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फिरोज अजीज साहब, आप इसी फार्मूले पे चलते हैं कि आपका कोई अलग फार्मूला है? नहीं, इसी फॉर्मूला पे चलते हैं। ये एक डेफिनेटली एक इनपुट होता है। बाई नीचे पे तरफ को खरीदना पड़ता है और ऊपर की तरफ बेचना पड़ता है, बट दिल आपसे हमेशा उल्टा करवाता है। किताबें कहती है कि बाई लो सेल हाई, बट दिल बिल्कुल ऑपोजिट कराता है। तो उसी थीम को लेते हुए अभिषेक साहब की, तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी ये उम्मीद है कि एक सेक्टर जो मैं कहने वाला हूं उससे अगर आप निफ्टी को 4-5% पर एनम बीट करना चाहते हैं अगले 2 साल तक, वो अगर ऑब्जेक्टिव हो, नॉट द मून, तो निफ्टी ऑयल एंड गैस की जो सेक्टर है उसमें 9% वेट निफ्टी का ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में है। वो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खरीद सकते हैं। दे आर कंप्लीटली सोल्ड। उनकी ओनरशिप्स अगर आप जाके देखते हैं तो काफी क्लेंस हो चुकी है। सो दैट विल बी अ सेक्टर व्हिच कैन आउट परफॉर्म निफ्टी बाय 4 to 5% per annum for the next 2 years. अच्छा, एक चीज़ और, एक मुद्दा जो बार बार उठता है कि पिछले दिनों बाज़ार में जो गिरावट आई थी, तो बहुत लोग अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं किए, ये मान के कि बाज़ार उठ के चलेगा। अब जब बाज़ार उठा है तो उनके पोर्टफोलियो में कई सारे शेयर हैं वो तो उठ चले हैं, लेकिन अभी भी कई शेयर हैं जो अभी भी उस रफ्तार से उठे नहीं हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसे शेयर को करना क्या चाहिए। फिरोज अजीज साहब, ऐसा में क्या रणनीति होती है, आप लोग क्या एडवाइस करते हैं? वो तो मान के चले जब थोड़ा बाजार उठेगा उसमें भी तेजी आएगी, फिर वापस आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। ये संजय सर, देखिए ये जैसे संजय सर ने भी कहा था कि थोड़े शेयर थोड़े जल्दी चलते हैं, थोड़े का बाद में चलते हैं। तो आई थिंक इस पे कोई जनरल फॉर्मूला लगाना मेरे हिसाब से मतलब मुनासिब भी नहीं है और मेरी तो क्षमता नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला ना लगाएं। देखें कि आप एक जरूर एनालिसिस करता हूं। देखिए, अब एक स्टॉक में देख रहा था, मेरे क्लाइंट के पास बहुत भारी भरकम मात्रा में थी, 50 करोड़ का वो स्टॉक था। तो आप ये देखें कि लास्ट 3 महीने में जब वो गिरावट आई, जनवरी 1 से शनि आ गई स्मॉल कैप स्टॉकों में, या काफी सारी मार्केट में गिरावट देखने को मिली, ब्रॉडर मार्केट में। तो आपको ये देखना है कि ये स्टॉक को बेचा किसने। वो जो स्पेसिफिक स्टॉक है उसमें जो एफआईआई की जो गिरावट थी 21% की ओनरशिप से 17 आया, उतने का उतना डीआईआई ने खरीदा। तो ये स्टॉक में अभी तक बढ़त नहीं आई है, इसको मैं ओन करूंगा। अगर एफआईआई ने बेचा और रिटेल ने बढ़ाया तो मैं बोलूंगा इसमें पता नहीं कब रैली आएगी, क्योंकि रिटेल खरीद चुका है और डीआईआई हाथ भी नहीं लगा रहा है।
तो दैट्स अ डिफरेंट कॉल. सो बॉटम अप काफी जाए. पते की बात आपने कही. बिल्कुल. संजय सिन्हा सर, आपका क्या सुझाव होता है ऐसे केस में? अभी भी आपको लगता है कि बहुत सारे पॉकेट हैं, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो अब अभी फिलहाल बहुत तेजी से उठने वाले हैं नहीं, तो उसको छोड़कर निकल जाना चाहिए, रणनीति ये रखी जाए? सिंपलिस्टिक तौर पे देखना चाहें तो शेयर्स जो है ना वो आप 3 समूह में बांट दीजिए. एक होते हैं सिक्लिकल, जो कि जिनकी बिजनेस साइकिल जो है और उनकी स्टॉक प्राइसेस की एक सिक्लिकलिटी रहती है, वो नीचे से ऊपर जाते हैं और फिर नीचे चले आते हैं. तो ये अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे सिक्लिकल स्टॉक्स हैं जिन्होंने की एक रैली देख चुका और वो अब गिरावट के फेज में है, तो सिक्लिकल स्टॉक से आप उन सिक्लिकल स्टॉक से निकल जाइए जिनकी की अवधि जो है वो पूरी हो गई. दूसरा समूह जो है वो है डिफेंसिव स्टॉक्स का, जहां पर कि बाजार की उतार चढ़ाव से वो बाय एंड लार्ज अछूते रहते हैं, एक स्लो एंड स्टेडी उनका प्रोग्रेस होता रहता है. इन स्टॉक्स में अगर आपको आज थोड़ी बहुत अवसर दिखती है तो आप उसमें ही बने रहें. तीसरा जो सेक्टर है जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है एक आम निवेशक के लिए, वो है कॉन्ट्रेरियन सेक्टर. मेरे को पैनलिस्ट फिरोज, अभिषेक जी, सुदीप जी सब ने चर्चा में इस बात को उठाया है कि ऐसे स्टॉक्स आपको लेने चाहिए जो कि आज गिरे हुए हैं लेकिन उनकी अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखती है. लेकिन ये आम निवेशक के लिए कठिन काम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर होते हुए भी कर लेते हैं. तो कॉन्ट्रेरियन स्टॉक जब आप उठाएंगे गिरे हुए बाजार में तो आपको लॉन्ग टर्म में इसमें ज्यादा फायदा होगा. बड़ा बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से आप सब स्टडी करके रखे हुए हैं कहाँ पे क्या करना चाहिए. ये सवाल लेके तो मैं आना चाह रहा था सुदीप सर आपके पास भी, अभिषेक जी आपके पास भी, लेकिन समय हमारे पास खत्म हो रहा है तो मैं आ नहीं पाऊँगा. इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए. तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही. तक सिंध से आवाज़. नमस्कार.